कक्षा 12 भूगोल के छात्र, आपके दूसरी पुस्तक यानी जो भारत से संबंधित है, यानी खंड ख जो भारत से संबंधित है और भारत के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है, उस पुस्तक से आज चौथा अध्याय है मानव बस्तियाँ। जबकि मानव बस्तियाँ आप अपनी पहली पुस्तक में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो विश्व स्तर की मानव बस्तियों का अध्ययन था। अब इस अध्याय में आपको भारत के संदर्भ में मानव बस्तियों का अध्ययन करना है। हालांकि इसमें तमाम चीज़ें एक जैसी ही मिलेंगी, जैसे बस्तियां किसे कहते हैं, बस्तियों के प्रकार कैसे हैं, शहरी नगरी और ग्रामीण बस्तियां वही हैं, और नगरों के जो प्रकार हैं वो इसी तरह से सब सेम हैं, बस उसमें अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि वो भारत के संदर्भ में होंगे। तो आइए हम अध्ययन करते हैं भारत के संदर्भ में मानव बस्तियां। तो भारत के संदर्भ में जो चौथा आपका चैप्टर है मानव बस्तियां, उस पर एक नज़र डालते हैं। किसी भी आकार एवं प्रकार के घरों का समूह जिसमें मनुष्य रहते हैं मानव बस्तियां कहलाती हैं, या कुछ घरों के समूहन से लेकर एक बड़ा महानगरी शहर तथा कुछ भी हो सकता है। कुछ बस्तियां अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, इनमें कृषि अथवा प्राथमिक क्रियाकलापों की प्रधानता होती है। इस प्रकार की बस्ती को गांव कहा जाता है। ये ग्रामीण बस्तियां कहलाती हैं। जिन मानव बस्तियों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलाप की अधिकता होती है, उन बस्तियों को नगरी बस्ती कहा जा सकता है। तो ज़्यादा हम इस पर समय नहीं देंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं: गुंचित, अर्धगुंचित, पल्लीकृत, एकाकी। गुंचित अथवा संकुचित या अकेंद्रित बस्तियों में मकान एक मार्ग के किनारे आपस में एक दूसरे से सटे हुए तथा संकुलित रूप से निर्मित होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां उपजाऊ मैदानी भाग में उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां छोटे छोटे झुंडों में गुच्छित रूप से पाई जाती हैं। इस प्रकार की बस्तियों में पूरा गांव घरों के छोटे छोटे समूह में गुच्छित होता है। यह जाति या सामाजिक किसी भी कारण से हो सकता है। एकाकी बस्ती प्रारूप सुदूर जंगल में एकाकी झोपड़ी अथवा कुछ झोपड़ियों की पल्ली के रूप में पहाड़ी ढालों पर खेतों अथवा चारागाहों के रूप में देखी जा सकती है। भारत में नगरों का इतिहास प्राचीन काल का है। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इसके उदाहरण हैं। पाटलिपुत्र, प्रयाग, मदुरई भारत के प्राचीन नगरों के प्रमुख उदाहरण हैं। भारत में हैदराबाद, जयपुर, आगरा, नागपुर प्रमुख किला नगर हैं। ये मध्यकालीन नगरों के उदाहरण हैं। सूरत, गोवा, पांडिचेरी भारत में अंग्रेज़ों द्वारा विकसित आधुनिक नगरों के उदाहरण हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीकरण का स्तर 31.16% हो गया है, जो 2001 में 28% था। भारत में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को प्रथम वर्ग का नगर, यानी 10 लाख से 50 लाख तक जनसंख्या वाले नगर को महानगर तथा 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को मेगा नगर कहा जाता है। यानी 1 लाख वालों को प्रथम वर्ग, 10 लाख से 50 लाख वाले को महानगर, और 50 लाख से अधिक जो होता है वो मेगा सिटी होता है। भारतीय नगरों को उनके विकास के विशिष्ट गुणों के आधार पर 3
वर्गों में रखा जा सकता है। नंबर 1 प्राचीन नगर, नंबर 2 मध्यकालीन नगर, नंबर 3 आधुनिक नगर। भारत में 60% नगरीय जनसंख्या प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है, यानी 1 लाख वाले में। 1,64,00,000 जनसंख्या के साथ जमशेदपुर भिलाई औद्योगिक नगरी के उदाहरण हैं। कांडला, विशाखापट्टनम, मुगलसराय प्रमुख परिवहन नगर, रानीगंज और डिगबोई प्रमुख खनन नगर हैं। गैरीसन नगर को छावनी नगर भी कहा जाता है। अम्बाला, जालंधर ऐसे नगरों के प्रमुख उदाहरण हैं। कुछ पुराने नगर अथवा महानगर नगरों के चारों ओर नगरों का विकास हुआ है, जिन्हें अनुषंगी नगर कहा जाता है। दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद, रोहतक, गुड़गांव इसी प्रकार के नगरों के उदाहरण हैं। आइए प्रश्नों को देखते हैं। बस्तियां विभिन्न आकार प्रकार की होती हैं। बस्तियों के प्रकारों को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो निर्मित क्षेत्र के विस्तार व अंतर्वास की दूरी, ये बस्तियों के आकार प्रकार को निर्धारित करते हैं। नगरीय संकुल की परिभाषा दीजिए। एक नगरीय क्षेत्र के चारों ओर नगरों की एक श्रृंखला विकसित हो जाती है, या कभी कभी 2 या 2 से अधिक नगर एक साथ जुड़ करके एक बड़ा नगरीय परिदृश्य बनाते हैं। ऐसे क्षेत्र को नगरीय संकुल कहते हैं। कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक इकाई में बंट जाती है, किंतु उन सब का नाम एक ही रहता है। ऐसी बस्ती का नाम बताइए, वह उदाहरण भी दीजिए। तो ऐसी बस्तियों को क्या कहते हैं? पल्ली बस्ती, पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ठाणी आदि नामों से जाना जाता है। मानव भूगोल में मानव बस्ती के अध्ययन का क्या महत्व है? मानव भूगोल में मानव बस्ती का अध्ययन वहाँ की जलवायु व वातावरण का मानव से संबंध दर्शाता है। बस्तियों के प्रतिरूप का संबंध मानव के वातावरण, आसपास की परिस्थितियों व जलवायुओं से ही प्रभावित होता है। भारत के 4 नगरीय संकुलों के नाम बताइए। तो यानी कौन नगरीय संकुल में है भारत के 4? तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई लिख दीजिए। ये बड़े नगर हैं, संकुल नगर हैं। गैरीसन नगर किसे कहते हैं? इसके 2 उदाहरण दीजिए। जिन नगरों में सेना की छावनियाँ होती हैं उसे गैरीसन नगर कहते हैं, जैसे अम्बाला, जालंधर, बबीना, ऊधमपुर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ग्रामीण बस्तियों में मुख्य रूप से किस तरह के आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं? तो ग्रामीण बस्तियों में मुख्यतः प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं। महानगरों एवं मेगा नगरों में क्या अंतर है? 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर तथा 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा नगर कहते हैं। भारत में प्रथम श्रेणी के नगरों की संख्या कितनी है? यानी 423 नगर हैं जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं। भारत के 2 प्रमुख खनन नगरों के नाम बताइए। तो रानीगंज, झरिया जानते होंगे। भारत में नगरीकरण के स्तर को किस प्रकार मापा जाता है? भारत में नगरीकरण के स्तर का माप कुल जनसंख्या में नगरीय के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। भारत का सबसे बड़े नगरीय संकुल कौन सा है? तो बृहद मुंबई है, सब जानते हैं हम। भारत के उस महानगर का नाम बताइए जिससे मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है। ये भी बृहद मुंबई है। भारत के उपजाऊ जलोढ़ मैदान तथा राजस्थान में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में गुंचित बस्तियां तथा राजस्थान में अर्ध गुंचित बस्तियां पाई जाती हैं। भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक
अनेक इकाइयों में बटी बस्ती जिसका नाम ही होता है क्या कहलाती है? यानी एक ही नाम होता है, पृथक पृथक, जिसे पूर्वा बोलते हैं, पल्ली बोलते हैं, नगला बोलते हैं, वो सब अभी आगे आपने पढ़ा है एक प्रश्न में। सड़क, रेल लाइन, नदी, नहर आदि के किनारे पर ग्रामीण बस्तियों का कौन सा प्रतिरूप देखने को मिलता है? हमने पहले वाले में बताया है, पहले पुस्तक में जब अध्ययन करते थे तो वो जो प्रतिरूप हम वाला चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे, या बस्ती, मानव बस्तियों एक बार पढ़े हैं ना प्रथम पुस्तक में, तो उसमें भी हमने प्रतिरूपों का वर्णन किया था कि जिस तरह से वो बसते हैं, जैसा देखने में लगते हैं, वो उसकी प्रतिरूप है। तो रेलवे लाइन या नहर के किनारे या सड़क के किनारे कोई बसेगा तो क्या होगा? रेखी प्रतिरूप होगा, एक सीधी रेखा में होंगे। भारत में नगरों की किस वर्ग में नगरीय जनसंख्या का उच्च प्रतिशतता है? तो जो प्रथम वर्ग के नगर हैं, तो यही सबसे ज़्यादा जनसंख्या धारण किए हुए हैं। मानव बस्तियों का अर्थ बताइए। किसी भी प्रकार या आकार के घरों के संकुल जिसमें मनुष्य रहते हैं मानव बस्ती कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत की ग्रामीण बस्ती एवं नगरीय बस्ती में आधारभूत अंतर करें। कोई 3 अंतर कहें, 3 अंतर बताने को कहा है, तो इसके 3 अंतर निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यहाँ के लोग अपने जीविका यापन के लिए अधिकतर प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर करते हैं, जैसे कृषि और पशुपालन। कौन लोग? ग्रामीण बस्ती वाले। ग्रामीण बस्तियों में उत्पादित सब्जी, फल, फूल, अनाज आदि जैसे उत्पाद नगरीय बस्तियों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तीसरा क्या है? ग्रामीण लोग एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान जाकर बसने के बारे में कम सोचते हैं, अतः इनमें सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के निवासियों में क्षैतिज गतिशीलता कम होती है। अब आप नगरी देख लीजिए। नगरीय बस्तियों में द्वितीयक एवं तृतीयक कार्य की प्रधानता होती है और नगरीय बस्तियों में विनिर्माण उद्योग का उत्पादन ग्रामीण बस्तियों में जाते हैं। परिवहन एवं संचार के माध्यम से यह कार्य संपन्न किया जाता है। शहरों के क्षैतिज गतिशीलता अधिक पाई जाती है, अर्थात लोग एक जगह से जाकर दूसरे जगह बस जाते हैं। इनमें सामाजिक संबंधों में औपचारिकता अधिक नहीं होती है। ये हो गए 3 अंतर। कोई नगर या नगरीय संकुल कब बन जाता है? कोई नगरीय संकुल बन जाता है जब इसमें से किसी एक का समावेश होता है। किसी एक कौन कौन? नंबर 1, नगर एवं उससे संलग्न विस्तार सहित या बिना विस्तार के जब 2 या 2 से अधिक नगर मिल जाते हैं। नंबर 3 है एक नगर या उससे सटे हुए या एक से अधिक नगर और उन नगरों के क्रमिक विस्तार से रेलवे, कॉलोनी, विश्वविद्यालय, परिसर पत्तन क्षेत्र, छावनियाँ को मिलाकर एक नगरीय संकुल बन जाता है। अब अगला है पल्ली बस्ती क्या है? भारत में किन्हीं 2 क्षेत्रों के नाम बताइए जहाँ पल्ली बस्तियाँ पाई जाती हैं। वे बस्तियाँ जो किसी बड़े गांव से अलग छोटे समूह में बस जाती हैं लेकिन उसी बड़े गांव का ही हिस्सा होती हैं। उन्हें अलग जगहों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे पल्ली, नगला, ठाणी, पूर्वा आदि। ये बस्तियां छत्तीसगढ़ एवं हिमालय की निचली घाटियों में पाई जाती हैं।
अगला प्रश्न, भारत में ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकार के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 भौतिक कारकों को स्पष्ट कीजिए, अथवा बस्तियों के प्रकारों या निर्मित क्षेत्रों के विस्तार द्वारा निर्धारित होते हैं। फिर भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां अन्य प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। इन बस्तियों के प्रकारों के लिए उत्तरदायी भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। यानी कुल मिलाकर के बस्तियों को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं उसी को आपको बताना है। उत्तर है, भारत में ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए उत्तरदायी भौतिक कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उच्चावच की प्रकृति। मानव अपने निवास हेतु ऊंचे क्षेत्रों को बाढ़ व जंगली जानवरों से सुरक्षित रहने के लिए चुना। नंबर 2, जल की उपलब्धता। कृषि व अपने ग्रामीण बस्तियों में जल स्रोतों के निकट बसाना उचित समझते हैं, तो ये जल की उपलब्धता के कारण बस्तियां बसती हैं। यानी जल की उपलब्धता कृषि व ग्रामीण बस्तियों में जल स्रोतों के निकट बसती हैं। और नंबर 3, उर्वरक मृदा। मनुष्य बसने के लिए उस जगह का चुनाव करता है जहाँ की मृदा कृषि के लिए उपयुक्त एवं उपजाऊ होती है। नंबर 4, जलवायु। मानव अपने निवास हेतु अनुकूल जलवायु में रहना पसंद करता है। तो ये जो कारक हैं आप सभी कारक जानते होंगे, अपने ढंग से लिख सकते हैं। उच्चावच यानी जो है उच्चावच, इसमें जो लिखा है ये भी सत्य है, परंतु ज़्यादा ऊंचा और दुर्गम क्षेत्रों में लोग बसना पसंद नहीं करते हैं। मैदानी क्षेत्रों में ज़रूर कुछ ऊंचे स्थान जहां बाढ़ न पहुंचे उसको चुना जाता है। जल की उपलब्धता, जहां जल की सुविधा होगी वहां बस्तियां बसती हैं। और उर्वरक मृदा, जहां की उपजाऊ मिट्टी होगी खेती के लिए उपयुक्त होता है वहां बस्तियां बसती हैं। और जलवायु, जहां अनुकूल जलवायु पाई जाती है वहां बस्तियां बसती हैं। यही कारण है और आप अपने ढंग से लिख लीजिएगा। नंबर 26, भारत में आधुनिक नगरों में से कई नगर अंग्रेजी शासन में विकसित हुए थे। इस कथन को प्रमाणित कीजिए। उत्तर, यह सच है कि भारत में आधुनिक नगरों में से कई नगर अंग्रेजी शासन में विकसित हुए हैं। व्यापार के उद्देश्य से तटीय क्षेत्रों में नगरों का विकास किया गया। कंटोनमेंट कैंप नगरों का विकास हुआ, जैसे GTV नगर। तो कंटोनमेंट कैंप अंग्रेजों द्वारा बसाया गया। विश्राम स्थलों को विकसित किया गया तथा पर्वतीय नगरों को विकसित किया गया। तो विश्राम स्थल यानी कुछ व्यापारिक रास्तों में उन लोगों ने कुछ नगरों को बसाया अंग्रेज़ों ने विश्राम स्थल के रूप में, स्टे के रूप में कि जहाँ रुका जा सके। और कुछ पर्वतीय नगरों को पर्यटन के रूप में भी अंग्रेज़ों ने बसाया। मुंबई, चेन्नई व कलकत्ता जैसे प्रमुख नोडों पर अंग्रेज़ों ने अपनी पकड़ मजबूत की तथा उन्हें विकसित किया। ग्रामीण बस्तियों के विपरीत नगरीय बस्तियां सामान्यतः संहत और विशाल आकार की होती हैं। कथन का मैंने इस कथन की व्याख्या कीजिए। ग्रामीण बस्तियों के विपरीत नगरीय बस्तियां सामान्यतः संहत और विशाल आकार की होती हैं, क्योंकि नगरीय बस्तियां अनेक प्रकार की अकृषित आर्थिक व प्रशासनिक प्रक्रियाओं में संलग्न होती हैं। नगर अपने चारों ओर के क्षेत्रों से
प्रकार्यात्मक रूप से जुड़ा होता है। वस्तुओं व सेवाओं के विनिमय के कारण नगर मंडी शहरों व नगरों की श्रृंखला से जुड़े होते हैं, इसलिए नगर संघत व विशाल आकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की विशेषता बताइए। भारत में परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियों के प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1, ये बस्ती प्रारूप सुदूर जंगल या छोटी पहाड़ियों की ढालों पर खेतों व चारागाहों के आसपास दिखाई देते हैं। इनमें मकान एक दूसरे से दूर बने होते हैं और अलग अलग या किसी एकाकी स्थान पर रहते हैं। मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल के अनेक भागों में ऐसी बस्तियां पाई जाती हैं। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में देखिए, भारत की ग्रामीण बस्तियों को कितने प्रकारों में रखा जाता है? सभी के नाम लिखें तथा किन्हीं 3 का वर्णन करें। अथवा गुंछित बस्ती तथा पल्ली बस्ती में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त उदाहरण से इसका विवरण दीजिए। अब उत्तर देखो क्या है। बृहद तौर पर भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में रख सकते हैं। गुंछित बस्ती, अगुंछित बस्तियां, पल्ली या एकाकी। इनमें से प्रथम 3 का वर्णन नीचे दिया गया। गुंछित बस्ती, इन बस्तियों में घरों का समूह बहुत आसपास होता है, यानी बहुत पास पास सटे होते हैं। इन गांवों में आवास स्थान एवं खेत खलियान एवं चारागाह क्षेत्र स्पष्ट रूप से अलग होते हैं। ये बस्तियां आयताकार, अरीय आदि प्रतिरूपों में मिलती हैं और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के मैदान में पाई जाती हैं। सुरक्षा कारणों से बुंदेलखंड, नागालैंड में तथा जल के अभाव के कारण राजस्थान में ये बस्तियां मिलती हैं। अब देखिए, ये गुंछित बस्ती हो गई। अपने उत्तर भारत में भी जलोढ़ मैदान में भी यही इसी प्रकार की बस्ती पाई जाती है। अगुंछित बस्तियां, किसी बड़े गांव में समाज का कोई वर्ग किन्हीं कारणों से मुख्य गांव से दूर रहने लगता है, इस तरह अगुंछित बस्तियों का जन्म होता है। इस तरह की बस्तियां गुजरात, राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती हैं। अब नंबर 3 है पल्ली बस्तियां। इस प्रकार की बस्ती अनेक भागों में बटी होती है, किंतु बस्ती का नाम एक ही होता है। इस बस्ती की इकाई को स्थानीय स्तर पर पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ठाणी, पुरवा आदि के नाम से जाना जाता है। ये गांव मध्य एवं निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़, हिमालय की निचली घाटियों में पाए जाते हैं। तो देखिए, आप कंफ्यूज ज़रूर होंगे कि अगुंछित और पल्ली में क्या अंतर है। इसमें भी गांव क्या है, छोटे छोटे अपने अलग बस्तियों की इकाई के रूप में बसे होते हैं, जिन्हें पन्ना, पाढ़ा, पाली, नगला, ठाणी, पुरवा आदि के नाम से जाना जाता है। उसमें बटा होता है। अब देखो, इसमें क्या होता है, किसी बड़े गांव में समाज का वर्ग किसी कारणों से मुख्य गांव से अलग रहने लगता है और अगुंछित बस्तियों का जन्म देता है। इस प्रकार की बस्तियां गुजरात, राजस्थान आदि भागों में पाई जाती। देखिए, इसमें यह है कि गांव एक ही रहता है, बटा नहीं होता है, लेकिन उसमें जो है गांव
में जैसे से पूरब में फला जात की बस्ती, पश्चिम में फला जात की बस्ती, मध्य में फला जात की बस्ती, दक्षिण में निम्न जात की बस्ती। तो इस तरह से जो गांव का संरचना होता है वो अगुंचित बस्ती होती है। और जबकि पल्ली क्या होता है कि उसमें सभी, एक पल्ली में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, दूसरी पल्ली में भी सभी प्रकार के लोग रहते हैं, तीसरी पल्ली में भी, और लेकिन सबका नाम एक ही गांव के नाम पर होता है। तो ये अंतर है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न अगला है, प्रकार के आधार पर भारतीय नगरों को 6 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत करें, उदाहरण भी दीजिए। तो भारतीय नगरों को उनमें होने वाले कार्यों के प्रमुखता के आधार पर कई वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। जैसे प्रशासन शहर, ये शहर या नगर जहां उच्च क्रम के प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ आदि। तो इसमें प्रशासन मुख्य होता है। औद्योगिक नगर जहां उद्योगों की प्रधानता होती है, जैसे मुंबई, सलेमपुर, जमशेदपुर। परिवहन नगर जहां पत्तनों की वजह से जो है नगर बसे हुए हैं, जहां से आयात निर्यात होता है, ऐसे नगर को परिवहन नगर कहते हैं, जैसे कांदला, कोची, विशाखापत्तनम आदि। अब खनन नगर, वे नगर जो मुख्यतः खनन के लिए जाने जाते हैं, जैसे रानीगंज, हरिया, डिगबोई। और देखो गैरीसन यानी छावनी नगर, जहाँ सेनाएं बसती हैं, जहाँ सेनाओं की छावनियाँ होती हैं, जैसे अम्बाला, मेरठ। धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर, ऐसे नगर जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विख्यात हैं, जैसे वाराणसी, मथुरा, अजमेर, इलाहाबाद, हरिद्वार, मदुरई आदि। भारतीय नगरों को उनके विकास के विशिष्ट गुणों के आधार पर कितने वर्गों में रखा जा सकता है, अथवा भारत के नगरों का अभ्युदय प्रागैतिहासिक काल से हुआ है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत में नगरों का विकास के विभिन्न चरणों से प्रभावित रहा। इस आधार पर नगरों का विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये जो पूछा है कि नगरों का विकास के विशिष्ट, यानी नगरों के विकास के आधार पर नगरों का वर्गीकरण करना या उनके विकास को क्रमबद्ध तरीके से आपको बताना है, तो इसका उत्तर यही होगा कि भारत में नगरों का विकास का इतिहास विभिन्न चरणों से प्रभावित रहा है। इस आधार पर नगरों के विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे प्राचीन नगर जो बहुत पहले से बसे हैं, इस काल के अधिकांश नगर का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ, उदाहरण के लिए प्रयाग यानी इलाहाबाद, पाटलिपुत्र, पटना, मदुरई आदि। और मध्यकालीन नगर जो मध्यकाल में अस्तित्व में आए, इस काल में अधिकांश नगरों का विकास रजवाड़ों व राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ, जैसे हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा इसके उदाहरण हैं। और आधुनिक नगर जो अंग्रेज़ों और यूरोपियों द्वारा बसाए गए। अंग्रेज़ों और यूरोपीय देशों ने अपनी प्रभाविता को प्रत्यक्ष रूप से अथवा रजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से प्रशासनिक केंद्रों, ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल, पत्तनों, प्रशासनिक एवं सैन्य क्षेत्रों को नगरों के रूप में विकसित किया। और अगला है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के नगर। इस समय के अनेक नगर प्रशासनिक केंद्रों जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर आदि व औद्योगिक केंद्र जैसे दुर्गापुर, भिलाई, बरौनी आदि के रूप में विकसित हुआ।
तो इस तरह जो है काल के आधार पर यानी समय के आधार पर या विकास के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किया गया है। इस प्रकार आपका यह चैप्टर मानव अधिवास दूसरी पुस्तक यानी भारत के संदर्भ में जो मानव अधिवास था वो समाप्त हुआ। अगले वीडियो में अगला चैप्टर आपके सामने होगा। तब तक इसका अध्ययन करिए और नोट्स बनाइए, बार बार देखिए ताकि ये अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाए।